हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। जिन लोगों ने अभी तक पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल के वीडियो सेक्शन में चले जाइए। वहाँ पर आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि अगर आपने पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोगों को आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए पहले आप लोग पिछले पार्ट्स को देख लीजिए, फिर इस पार्ट को सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर उन दो लड़कों को आसमान से उतरते हुए देखा जाता है, जिनका नाम था सोंग वू और वैंग हैंग, जिसे देखकर ये चेन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये लोग थोड़े कमज़ोर हैं। और इसी के साथ वो एक स्मोक बॉम्ब को अपने हाथ में निकाल लेता है और उन पर फेंक देता है, जिससे वो दो लोग काउंटर करने का कोशिश भी करते हैं, पर फिर भी वो स्मोक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वजह से चारों तरफ सिर्फ स्मोक ही स्मोक हो जाता है। फिर उनमें से एक लड़का पूछता है कि कौन है यहाँ। तो दूसरा लड़का को अपने पीछे कोई महसूस होता है, पर इससे पहले कि वो देख पाता, अचानक वो पहले वाले लड़के से बोलता है कि ब्रदर सोंग, आपको चक्कर आ रहा है क्या? तो दूसरा लड़का बोलता है कि हाँ, थोड़ा सा। और इसी के साथ वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर ये चन उन दोनों के सामने आता है और बोलता है कि ये पॉइजन नीडल्स तो सच में काफ़ी इफ़ेक्टिव है, जो कि मुझे उन बूढ़ों से मिला था जिन्होंने मुझ पर माउंटेन में हमला किया था, और मुझे इस नीडल्स को कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, वरना ये सिर्फ वेस्टेज है इतने पावरफुल पॉइजन नीडल्स का। और इसी के साथ वो उन लोगों को अच्छे से लूट लेता है और ठीक बाकियों के जैसे सिर्फ चड्डी में छोड़ देता है और बोलता है कि डोंट ब्लेम मी। अगर तुम्हें ब्लेम ही करना है तो अपने मास्टर को करो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं गाइस, ये दोनों बेहोश हैं। ये लोग ये चैन को नहीं सुन सकते। ये चैन तो बस यहाँ पोज मार रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ दिखाया जाता है कि सभी लोग चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि मेरे कपड़े, मेरे पैसे। और फिर दो डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो कि ये सब देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और बोलता है कि व्हाट द हेल, ये क्या है। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि डी यांग पीक में सभी डिसाइपल्स लाइन से खड़े हैं, जिनको लूटकर उनके कपड़े को उतार लिया गया है। सिर्फ चड्डी बचा है उन लोगों के पास। फिर वो डिसाइपल्स बोलते हैं कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ये असैसिन तो काफ़ी अजीब है। और ये सब देखकर तो मास्टर जी का दिमाग ही ख़राब हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि किसने किया ये सब। फिर सीन शिफ्ट होता है और ये चैन को दिखाया जाता है, जो कि वापस अपने घर पर आ चुका था और कुछ ज़्यादा ही खुश था और हंसते हुए खुद से बोलता है कि आज का दिन कितना अच्छा है कि आज दुगना कमाई हुआ है। वो सोंग वू और वैन हैंग तो काफ़ी रिच निकले। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म वालों का धन तो ची कंडेंसेशन वालों से कई गुना ज़्यादा बड़ा है। इसी के साथ उसे एक वेपन रिफाइनमेंट बुक भी मिलता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये तो काफ़ी कीमती है। फिर बताया जाता है कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग वेपन रिफाइनमेंट मेथड्स के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल का ज़रूरत पड़ता है, और रिफाइन कैसे होगा और वेपन को टेम्पर कैसे किया जाता है, ये सब इस बुक में लिखा मिलेगा। इसी के साथ वो खुश हो जाता है और बोलता है कि अब समय आ चुका है कि एक नए वेपन को रिफाइन किया जाए। हालांकि मेरे पास हेवन ब्रेकर स्वॉर्ड पहले से ही है, जो कि यूज़ करने में आसान है, पर उसका वेट इतना ज़्यादा है कि वो मेरा स्पीड को काफ़ी स्लो कर देता है। अगर मैं हेवन ब्रेकर स्वॉर्ड को हटा दूं तो मेरा फाइट के दौरान स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगा, और साथ ही अगर मेरे पास एक पावरफुल वेपन होगा तो मैं और पावरफुल बन जाऊंगा। इसी के साथ वो रात को एक गुफा के अंदर आ जाता है, जहां पर वो बैठकर काफ़ी सारे वेपन्स को निकालकर उसे अपने फायर के साथ रिफाइन करने लगता है, ताकि उसमें से जो भी ज़रूरत वाला मटेरियल है वो सब निकाल सके। वैसे भी वेपन को रिफाइन करने के लिए एक फायर का ज़रूरत पड़ता है, जो कि ये चेन के पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा फायर है। इसी के साथ
उसका रिफाइनिंग कंप्लीट हो जाता है और एक रेड मटेरियल को दिखाया जाता है, जिसके साथ ये चेन का पहला स्टेप कंप्लीट हो जाता है। फिर बताया जाता है कि ये रेड मटेरियल बहुत सारे स्पिरिचुअल वेपन्स के फ्यूजन्स का एसेंस है, जो कि एक कमाल का मटेरियल है, और अगर इस मटेरियल से वेपन रिफाइन किया जाए तो बहुत ही कमाल का स्वॉर्ड बनकर निकलेगा। फिर ये चेन उस रेड मटेरियल को रिफाइन करने लगता है ताकि वो उससे एक स्वॉर्ड को बना सके, और धीरे धीरे रिफाइन करने की वजह से वो एक स्वॉर्ड का शेप लेने लगता है, और देखते देखते वो एक बहुत ही खूबसूरत स्वॉर्ड बन जाता है जो कि बहुत कमाल का दिख रहा था। फिर सीन शिफ्ट होता है और 4 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ स्वॉर्ड रिफाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है, और जिसे देखकर ये चेन बहुत खुश हो जाता है और उसे हाथ से पकड़कर बोलता है कि फाइनली ये कंप्लीट हो गया। फिर उस स्वॉर्ड पर अपना ब्लड गिराकर उसे कंप्लीटली अपना बना लेता है, और फिर एक स्लाइस लगाता है एक पत्थर पर, क्योंकि स्लाइस इतना पावरफुल था कि पत्थर को बीच से ही काट देता है। इसे देखकर ये चेन इतना खुश हो जाता है कि उसका नाम रेड हेवन रख देता है। फिर ज़मीन पर लेटकर मुस्कुराते हुए सोचता है कि कल भी इस लूट को जारी रखना होगा, कल भी बहुत सारे पैसे बनाने हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और वापस से हैंग यू सेक्ट के माउंटेन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चेन कुछ डिसाइपल्स को देख रहा था और सोच रहा था कि इस काम को बंद कर देते हैं अब इस बार करके। फिर 3 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जिसे ये चेन देखकर सोच रहा था कि सब कुछ परफेक्टली प्लान्ड है, पर कोई रुकावट नहीं दिख रहा। भगवान ही जाने, अगर कोई अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक हो गया तो फिर तो ये एक सुसाइड ही होगा। फिर उन डिसाइपल्स को देखकर मुस्कुराने लगता है और सोचता है कि आज ये लोग टीम बनाकर आए हैं सिर्फ कुछ स्पिरिट ग्रास को ढूंढने के लिए। लगता है डी यांग पीक वाले चालाक होना सीख गए हैं, इस डर से कि पीछे से कोई आकर उन्हें नॉक ना कर दे। लोल। भले ही ये लोग 3 या 5 के ग्रुप में हो, फिर भी मेरे करंट स्ट्रेंथ के साथ मैं इन लोगों को आराम से नॉकआउट कर सकता हूँ। पर ये वैले नहीं है। वैले मीन्स का माउंटेन्स के बीच छोटा सा एरिया जहाँ लोगों को आराम से लूटा जा सकता है। अगर मैं इन्हें पहली बार में नॉकआउट करने में फेल हो गया तो फिर ये बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। ये लगभग बहुत सारे लोगों को प्रोवोक करने जैसा हो जाएगा। ये बिल्कुल वर्स्ट केस सिनेरियो है। इसी के साथ ये चेन झाओ लॉन्ग को देखता है और सोचता है कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये यहाँ पर अकेला आया है, चलो फिर इससे मिलते हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ एक्शन लेता, वो देखता है कि झाओलोंग के हाथ में भी एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का डंडा है, जिसे देखकर ये चेन बहुत शॉक हो जाता है। फिर झाओलोंग अचानक से एक डिसाइपल के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और उसके सिर पर जोर से डंडा मार देता है, जिसकी वजह से वो डिसाइपल बेहोश हो जाता है। फिर झाओलोंग हंसते हुए बोलता है कि चलो अब देखते हैं कि तुम्हारा टियान यांग पीक हमारे डी यांग पीक के साथ कैसे उलझता है। ये सब देखकर तो ये चेन का मुंह सड़ जाता है। फिर सोचता है कि हे भगवान, इन 2 इंसिडेंट्स जिसमें मैंने इनके स्टूडेंट्स को पीटा है, इसकी वजह से डी यांग पीक के मास्टर जी को लगता है कि टियान यांग पीक वालों ने ही ये सब किया है। अब मुझे समझ आया कि आज डी यांग पीक वाले स्टूडेंट ग्रुप में टीम बनाकर क्यों आए हैं। इनका रियल प्लान तो आज स्पिरिट ग्रास ढूंढना नहीं, बल्कि ग्रुप में दूसरे डिसाइपल्स को पीटना है। इसी के साथ कई स्टूडेंट्स के चिल्लाने का आवाज़ आने लगता है, जिससे पता चलता है कि डी यांग पीक वाले बहुत सारे डिसाइपल्स का बैंड बजा रहे हैं। फिर उनमें से 3 डिसाइपल्स आपस में बात करने लगते हैं कि मैंने 2 टियान यांग पीक के डिसाइपल को मारा, मैंने 3 रेन यांग पीक के डिसाइपल को मारा, मैंने 1 टियान यांग और 2 रेन यांग पीक के डिसाइपल को मारा। और यही सब बोल बोल कर वो लोग आपस में बहुत खुश हो रहे थे। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और ये सब देखकर ये चेन अपना मुंह सड़ाते हुए बोलता है कि ये सब चीज़ों के लिए मुझे मत ब्लेम करना। अब से हैंग यू पीक के पीछे वाले माउंटेन कभी भी शांत नहीं रहेगा। डी यांग पीक वाले हमेशा यही सोचेंगे कि उन पर अटैक करने वाला
टियानयिंग और रेनयांग पीक के लोग हैं, और रेनयांग पीक वाले सोचेंगे कि ये टियानयिंग पीक का चाल है, और टियानयिंग पीक वाले सोचेंगे कि ये रेनयांग पीक का चाल है। आउटर सेक्ट के मेन 3 पिक्स एक दूसरे के लिए अनइमोशनल और डिस्पैशनेट हैं। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते हुए आए हैं। उनका एक दूसरे पर शक करना कभी भी ख़त्म नहीं होगा। इस बार ये कहना बहुत मुश्किल है कि कौन पहले किस डिसाइपल पर अटैक करेगा। ये कितना ट्रबलसम है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और वैन बाओ पवेलियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर ये चेन उस शॉपकीपर के पास गया था, जहाँ दिखाया जाता है कि शॉपकीपर एक बुक को पढ़ रहा था। पर जब शॉपकीपर को ध्यान ये चेन पर जाता है तो वो उसे घूर कर देखते हुए बोलता है कि बच्चे, इस तरह दिन में पूरे काले कपड़े पहनकर आने का क्या मतलब है। तो ये चेन मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं तो पूरा काले कपड़े से ढका हुआ हूँ, फिर आप मुझे कैसे पहचाने। फिर वो शॉपकीपर मुस्कुराते हुए बोलता है कि 100 फायर चाबुक खाने के बाद तुम आराम से चल रहे हो। बच्चे, तुम्हारे हड्डी सच में काफ़ी मजबूत है। फिर ये चेन बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या आप भी जानते हैं कि मुझे चाबुक से मारा गया था। फिर शॉपकीपर बोलता है कि नॉनसेंस, इस पूरे आउटर सेक्ट में ये बात कौन नहीं जानता। इसी के साथ ये चेन उसे एक बैग पकड़ा देता है और बोलता है कि ओल्ड मैन, मेरे स्नो जेड ऑर्किड। फिर शॉपकीपर उसको दिया हुआ बैग को खोलता है तो शॉक हो जाता है और बोलता है कि 6000 स्पिरिट स्टोन्स। बच्चे, तुम इतना सारा स्पिरिट स्टोन्स कहाँ से लाए। फिर ये चेन बोलता है कि हम बस उठा लिए। तो शॉपकीपर बोलता है कि उठा लिए, तुमने कुछ ज़्यादा ही उठा लिया। तो ये चेन बोलता है कि हाँ, आई एम लकी। तो शॉपकीपर बोलता है कि अगली बार जब तुम उठाने जाओगे तो मुझे भी बताना, मैं भी कुछ उठा लूँगा। इनका कहने का मतलब यह है कि सड़क में गिरा हुआ मिल गया। फिर ये चेन बोलता है कि ओल्ड मैन, क्या हैंग यू सेक्ट का लाइब्रेरी आउटर डिसाइपल्स के लिए भी खुला है। तो शॉपकीपर बोलता है कि हाँ, पर हर मंथ के लास्ट डे में ही आउटर डिसाइपल्स को लाइब्रेरी में जाने का इजाज़त है। तो ये चेन जाते हुए बोलता है कि अच्छा, फिर तो 3 दिन ही बाकी है सिर्फ। इसी के साथ वो अपना स्नो जेड ऑर्किड के बॉक्स को लेकर चला जाता है, जिसे देखकर शॉपकीपर हंसते हुए बोलते हैं कि ये लड़का पागल है। फिर सीन शिफ्ट होता है और ग्रैंडपा के घर को दिखाया जाता है, जहां ये चेन बैठकर स्नो जेड ऑर्किड को स्पिरिट जेड लिक्विड में रिफाइन कर रहा था। और इसी के साथ वो बोलता है कि स्पिरिट जेड लिक्विड होने से मुझे जी कंडेंसेशन के 5th स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और टियानयिंग पीक को दिखाया जाता है, जहां पर कोई टेबल पर जोर से अपने हाथ को पटकते हुए बोल रहा था कि बास्टर्ड, ये लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। और ये बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि टियानयिंग पीक का मास्टर था, जिसका नाम है झेंग लाओ डाओ, जो कि गुस्से में अपने डिसाइपल से बोल रहा था कि आज से ही शुरू करो और स्ट्रिक्टली रेनयांग पीक और डी यांग पीक वालों के अगेंस्ट गार्ड करो। फिर सोचता है कि मेरे टियानयिंग पीक के डिसाइपल्स इस बात को आसानी से नहीं छोड़ेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और रेनयांग पीक का मास्टर को दिखाया जाता है, जिनका नाम है किंग यांग झेन, जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोल रहे थे कि पता करो ये सब किसने किया और उनसे बदला लो। फिर सीन शिफ्ट होता है और वापस से सुबह माउंटेन के पीछे दिखाया जाता है, जहां 2 डिसाइपल्स स्पिरिट ग्रास को कलेक्ट कर रहे थे, पर इन पर कोई नज़र रखा हुआ था। अचानक ये 2 लोग उन 2 डिसाइपल्स पर पीछे से डंडा से हमला कर देते हैं, जिससे वो 2 डिसाइपल्स बहुत डर जाते हैं और फिर वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये हाल तो पूरा माउंटेन में है, जहाँ पर लोग एक दूसरे को बस मारे जा रहे हैं। तभी 3 डिसाइपल्स को दिखाया जाता है, जो दूसरे डिसाइपल्स को देखकर एक दूसरे से बोल रहे थे कि लगता है इन 3 मेन पीक्स में अब उथल पुथल होने वाला है। अब जबकि ये सब शुरू हो चुका है तो लगता है कि अब माउंटेन के पीछे आना सेफ नहीं है, वरना भगवान ही जाने कि कब कोई आकर हम पे हमला कर दे। उसमें से एक लड़का बोलता है कि भाई,
जिस पर अटैक करना है कर दो, पर मुझ पर अटैक मत करना। इसी के साथ किसी का चिल्लाने का आवाज़ आता है, जो चिल्लाते हुए बोलता है कि टियानयेंग के लोगों बाहर निकलो, मैं तुम्हारा फेंग यून स्टेज पर इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर दूसरा लड़का बोलता है, रेन यांग के यू कैंग, मैं यंग मास्टर तुम्हारा फेंग यून स्टेज पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर कोई बोलता है, डी यांग पीक के झाओ लोंग, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर मैं मर भी गया तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कोई बोलता है कि बकवास करना बंद करो और फेंग यून स्टेज पर आओ और लड़ो। इसी के साथ दो लड़कियों को दिखाया जाता है, जिसका नाम है चू जुआन और लिंगर, जो आपस में बात करते हुए बोल रही थी कि ये कितना ग्रैंड ओकेजन है ना, ये पहली बार हो रहा है जब से फेंग यून सेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है। क्यों तीनों पीक्स केयरलेसली एक दूसरे के अगेंस्ट जा रहे हैं। फिर वो लोग स्टेज को देखते हुए बात कर रही थी कि ये लोग हमेशा से एक दूसरे से लड़ते आए हैं, अगर ये इंसिडेंट नहीं भी होता तो भी ये लोग एक दूसरे से आज नहीं तो कल लड़ रहे होते। फिर लिंगर हंसते हुए बोलती है कि छुप कर अटैक करना, किसने इस आइडिया को लाया होगा। इधर ये चैन छींकने लगता है और बोलता है कि अचानक मुझे कोल्ड कैसे हो गया। बेसिकली लिंगर इसके बारे में बात कर रही थी, इसीलिए इसको छींक आ गया। फिर दिखाया जाता है कि ये चैन पिछले 2 दिन और 3 रात से लगातार स्पिरिट जेड लिक्विड को रिफाइन कर रहा था, और इसी के साथ वो 100 बॉटल स्पिरिट जेड लिक्विड को रिफाइन कर लेता है, और साथ ही उसका खुद के फायर को कंट्रोल करने में और स्पिरिट जेड लिक्विड को अच्छे से बनाने में और एडवांस हो जाता है। फिर लिटिल ईगल ये चैन के पास आता है और ये चैन उसके सर को सहलाते हुए बोलता है कि तुम्हें भूख लगी है। फिर ये चैन उसे एक मीट का टुकड़ा देता है, जिससे लिटिल ईगल खुश हो जाता है और उसे खाने लगता है। फिर ये चैन उसको बोलता है कि तुम्हारे इंजरी को अभी भी पूरे तरीके से ठीक होने में टाइम है, अभी भी तुम्हें 1 मंथ कम से कम लगेगा फ्लाई करने के लिए, लेट मी हेल्प यू। और इसी के साथ वो अपना एक स्पिरिट जेट लिक्विड के बॉटल को निकालता है और उसका पावर को लिटिल ईगल में ट्रांसफ़र करने लग जाता है, जिससे लिटिल ईगल को बहुत दर्द होने लगता है। पर ये चैन बोलता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हें हील कर रहा हूँ। फिर कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि लिटिल ईगल का पूरा बैंडेज निकल गया और वो आसमान में फ्लाई करने लगा, जिसे देखकर लगता है कि वो अब ठीक हो चुका है। बट स्टिल ये चैन बोलता है कि कल तक तुम पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे। इसके बाद ये चैन अपने घर वापस आ जाता है और उस छोटे बच्चे के पास चला जाता है, जहाँ पर देखता है कि हुआ बेड पर सो रहा था, और उसे देखकर वो मन ही मन सोचने लगता है कि हुआ का जन्म से ही स्पिरिचुअल ओपनिंग्स ब्लॉक है और इसका बहुत सारे मेजर चैनल्स अभी भी नहीं खुला है। मेरिडियन के डेवलपमेंट की तो बात ही अलग है। इस फिजिक के साथ अगर ये लकी नहीं हुआ तो ये कभी भी कल्टीवेटर नहीं बन पाएगा। फिर ये चैन हुआ पर अपने पावर्स का यूज़ करने लगता है और सोचता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी भी इंसान के मेरिडियन को स्पिरिचुअल होल से गुजरने के लिए रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता, जो कि मेरिडियंस के लिए गेटवे होता है। सिर्फ तब जब मेरिडियंस और स्पिरिट होल खुले हुए हो तभी एक इंसान हेवन एंड अर्थ का स्पिरिचुअल की को अपने बॉडी में अट्रैक्ट कर सकता है, और इसके बाद ही वो एक रियल कल्टीवेटर बन सकता है। पर अगर उसका मेरिडियंस जन्म से ही बंद हो और वो कल्टीवेटर बनना चाहता हो तो किसी और को उसके बॉडी का मेरिडियंस को ओपन करना होगा। इसी के साथ ये चैन बोलता है कि होल्ड ऑन, शायद मैं तुम्हारे फ्यूचर को बदल सकूं। और फिर दिखाया जाता है कि ये चैन के पावर के वजह से हुआ हवा में उड़ने लग गया है और उसका मेरिडियंस भी ओपन होने लगता है, और कुछ पल कोशिश करने के बाद ये चैन सक्सेसफुली हुआ का मेरिडियंस को ओपन कर लेता है। और इसी के साथ ये चैन अपना पसीना पोंछते हुए बोलता है कि हेवन ने तुम्हें ब्लेसिंग्स दिया।
फिर सीन शिफ्ट होता है और गार्डन को दिखाया जाता है जहाँ ये चन खाना पका रहा था। उसी वक्त घर के अंदर से ग्रैंडपा बाहर आते हैं और ये चन से पूछते हैं कि यंग मैन, तुम इतना जल्दी जाग गए? तो ये चन बोलता है कि मुझे नींद ही नहीं आया, इसलिए मैं उठ गया। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि तुम जैसा हार्ड वर्किंग लोगों को देखना काफ़ी रेयर है। तो ये चन हंसते हुए बोलता है कि आप ज़रूर मजाक कर रहे हैं, है ना ग्रैंडपा? इसी के साथ हुआ पीछे से बाहर आता है और ग्रैंडपा से बोलता है कि ग्रैंडपा देखिए ना, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे बॉडी में कुछ चल रहा है, ये बहुत वार्म है। फिर दिखाया जाता है कि हुआ के चारों तरफ उसका ऑरा निकल रहा है। हुआ को इस तरह देखकर तो ग्रैंडपा काफ़ी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि स्पिरिट की, और ये सब देखकर ये चन बस मुस्कुरा रहा था। इधर स्पिरिट की सुनने के बाद हुआ तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि अब मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। और हुआ को खुश देखकर ग्रैंडपा भी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे गोदी में उठा कर बोलते हैं कि हाँ हाँ, तुम भी अब कल्टीवेट कर सकते हो। इसी के साथ ये चन उसके पास आता है और उसके सिर को सहलाते हुए बोलता है कि आज से तुम भी एक कल्टीवेटर हो। ये सुनने के बाद तो हुआ और लिटिल ईगल दोनों खुशी से नाचने लगते हैं और बोलते हैं कि अब मैं भी कल्टीवेटर हूँ, मैं भी अब कल्टीवेटर हूँ। लिटिल ईगल, अब से मैं तुम्हें फ्यूचर में प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। फिर ग्रैंडपा भी खुश होकर बोलते हैं कि भगवान सच में देख रहे हैं। पर ये चन थोड़ा सा परेशान था और सोचता है कि क्या हुआ के लिए ये सही है? कल्टीवेटर का लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है एक ऑर्डिनरी पर्सन्स के अकॉर्डिंग, पर साथ ही एक कल्टीवेटर का लाइफलाइन भी काफ़ी बड़ा होता है। पर लंबा ज़िंदगी के साथ अकेलापन का भी साथ मिलता है। जैसे एक मॉन्क का रास्ता काफ़ी क्रूअल होता है, पर पता नहीं हुआ का नसीब चेंज करना सही है या गलत। पता नहीं, शायद जब हुआ कल्टीवेटर के जर्नी को समझ जाएगा तब उसे रियलाइज़ हो जाए कि एक ऑर्डिनरी पर्सन का लाइफ ज़्यादा आसान और फ्री होता है एक कल्टीवेटर से। पर इन सब चीज़ों का फिक्र हुआ और लिटिल ईगल को कहाँ था, वो तो बस मस्ती में नाचे जा रहे थे। इसी के साथ हैंग यू सेक्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर ये चन इंटर कर रहा था और उसे देखकर बहुत सारे डिसाइपल्स शॉक हो गए और आपस में बात भी करने लग जाते हैं कि 100 फायर चाबुक खाने के बाद भी ये बिल्कुल ठीक है। क्या ये एक मॉन्स्टर है? इसके शरीर पर तो एक भी निशान नहीं है, कितना दिन बीता है? फिर कुछ और डिसाइपल्स आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं कि जल्दी चलो, रेन यांग और टियान यांग पीक के डिसाइपल्स फेंग यून स्टेज पर लड़ने वाले हैं। पर इस बार तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज वाले भी इस फाइट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं और साथ ही डी यांग पीक वाले भी आ गए हैं। ये सब सुनकर तो ये चन हंसने लगता है। इसी के साथ दिखाया जाता है कि तीनों ही पीक्स में कोई भी डिसाइपल्स नहीं बचा है। सारे के सारे लोग इस हंगामा को देखने के लिए फेंग यून स्टेज के पास चले गए थे। इधर ये चैन तो बहुत खुश था और मन ही मन सोचता है कि इट्स नाइस, कभी कभी शांत रहना भी काफ़ी अच्छा होता है। और इसी के साथ वो लाइब्रेरी चला जाता है जहाँ एल्डर उसे बोलते हैं कि अंदर आओ और अपना जेड टैबलेट को यहीं पर रख दो। टैबलेट रखने के बाद ये चैन लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है जहाँ देखता है कि वहाँ तो बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं। ये लाइब्रेरी तो काफ़ी बड़ा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और 3 घंटे बाद का दिखाया जाता है जहाँ ये चैन एक बुक को सेल्फ पर रखते हुए सोचता है कि लगता है कि प्रोफाउंड आर्ट्स अपर लेवल में आता है। पर हैंग यू सेक्ट में आउटर डिसाइपल्स को लाइब्रेरी के सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही जाना अलाउड है। मेरे करंट स्टेटस के हिसाब से अपर फ्लोर्स के लिए मेरे पास अभी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं है। इसी के साथ किसी का आवाज़ आता है जो कि बोल रहा था,
ओल्ड मैन हुआंग सी, क्या तुमने मुझे मिस किया? जिसे सुनकर वो ओल्ड मैन बोलते हैं कि यू लिटिल ब्रैट, अगर तुमने दोबारा कुछ चोरी किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और इधर ये चैन एक चोर की तरह दरवाजे से झांक कर अंदर देख रहा था और सोच रहा था कि इसने ऐसा क्या खा लिया कि उसे इतना सब कुछ सुनना पड़ रहा है। फिर एक मोटा लड़का को दिखाया जाता है जो कि ओल्ड मैन से बोल रहा था कि देखो तुमने क्या कहा, क्या मैं तुम्हें वैसा इंसान लगता हूँ? इसी के साथ वो ओल्ड मैन जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, गेट द हेल आउट ऑफ हियर, यहाँ से निकल जाओ। इसी के साथ ये चैन एक बुक उठाकर सोचने लगता है कि हैंग यू सेक्ट में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। और फिर वो मोटा लड़का ये चैन के सामने से ही गुजर रहा था, पर अचानक उसका नज़र ये चैन पर चला गया और खड़े खड़े बोलने लगता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी क्यों नहीं देखा। जिसे सुन ये चैन तो काफ़ी डर गया और बोलता है कि मैं तो यहाँ पर नया हूँ। फिर वो मोटा लड़का बोलता है कि वो मैं तो पहले से ही जानता था। इसी के साथ उस मोटे लड़के को कुछ सेंस होता है और अचानक से ये चैन के काफ़ी करीब जाकर उसे सूंघने लगता है, जैसे कि कुछ पता कर रहा हो, और आंखों में चमक लाते हुए ये चैन से बोलता है कि ट्रू फायर, क्या तुम्हारे पास ट्रू फायर है? ये सुनकर तो ये चैन काफ़ी शॉक हो जाता है और सोचता है कि ना ही तीनों पीक्स के फर्स्ट सीट और ना ही झाओ डाफू ये पता लगा पाए, पर ये मोटा लड़का जो मेरे सामने खड़ा है सिर्फ सूंघ कर मेरे ट्रू फायर के बारे में पता लगा लिया। फिर ये चैन उससे छुपाने की कोशिश करते हुए बोलता है कि ट्रू फायर तो काफ़ी प्रीसियस है, मेरे जैसे आउटर डिसाइपल के पास कैसे हो सकता है? तुमने ज़रूर गलत सूंघा है। फिर मोटा लड़का बोलता है कि झूठ मत बोलो, मैंने इसे खुद सूंघा है। फिर तो मुझे किसी को बुलाना होगा इसे टेस्ट करने के लिए। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि एल्डर हुआंग, इस बच्चे के पास ट्रू। बस इतना ही बोलना था कि ये चैन उसके मुंह को हाथ से दबाकर उसे चुप करा देता है और उसे बोलता है कि लिटिल फैटी, तुम काफ़ी ट्रिकी हो, तुम्हारा ये फैट ज़रूर तुम्हारे बुरे आइडियाज़ की वजह से है। फिर फैटी उसका हाथ हटाते हुए बोलता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पास ट्रू फायर है। फिर ये चैन भी हार मानते हुए बोलता है कि हाँ मेरे पास है। इसी के साथ वो एल्डर इन दोनों के पास आ जाते हैं और फैटी से बोलते हैं कि तुम क्यों शोर मचा रहे हो? तो फैटी बोलता है कि मैं बस अपना वॉइस को चेक कर रहा था। इससे चिढ़कर एल्डर बोलते हैं कि तुम क्या ज़्यादा ही भर गए हो, अब से शांत रहना, बिल्कुल भी हल्ला मत करना। पर जाते जाते अचानक से रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर फैटी से पूछते हैं कि तुम बोल रहे थे कि इसके पास ट्रू है, क्या ट्रू? तो फैटी बोलता है कि ट्रू की। इसी के साथ एल्डर इतना पगला जाता है कि खींचकर फैटी को एक थप्पड़ जड़ देता है, जिससे फैटी उड़ता हुआ फेंका जाता है। लिटरली इसका मुंह देखकर तो मुझे बहुत हंसी आ रहा है। फिर एल्डर वहाँ से जाते हुए बोलते हैं कि हैंग यू सेक्ट में किसके पास ट्रू की नहीं है, इसमें इतना क्या हल्ला मचाने का ज़रूरत था। इसी के साथ फैटी अपना गाल को सहलाते हुए बोलता है कि ओल्ड बास्टर्ड, बस तुम मेरा वेट करो। लगता है फैटी का मन नहीं भरा है, इसको और पिटना है। लोल। खैर आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ फैटी नोटिस करता है कि ये चैन चोरी चोरी चुपके से धीरे धीरे दबे पाँव वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर पीछे से फैटी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते। फिर ये चैन उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या? तो फैटी बोलता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ट्रेज़र को अपने ट्रू फायर से मेरे लिए रिफ़ाइन करो। तो ये चैन बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। इसे सुनकर फैटी एल्डर को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन हुआंग। इसे सुनकर तो ये चैन डर जाता है और बोलता है कि ओके मैं हेल्प करूँगा, लेकिन याद रखना कि मैं सिर्फ एक ही बार तुम्हारी मदद करूँगा और तुम किसी को भी कभी भी मेरे ट्रू फायर के बारे में नहीं बताओगे। फिर फैटी हंसते हुए बोलता है कि डोंट वरी, मेरा मुंह बंद है। फिर ये चैन बोलता है कि लेकिन मैं फ्री में काम नहीं करूँगा, इसके बदले मुझे 500 स्पिरिट स्टोन्स चाहिए, वरना भूल जाओ कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो फैटी बोलता है कि ओके, इट्स अ डील। इसी के साथ वो अपना एक वेपन को निकालता है और ये चैन को देते हुए बोलता है कि देखो,
इससे ब्लैक की निकल रहा है। ये चैन इस वेपन को देखते हुए पूछता है कि ये क्या है। तो फैटी बोलता है कि इस वुल्फ टीथ क्लब के पिछले ऑनर का एविल स्पिरिट अभी भी इसमें है, इसलिए ये वुल्फ टीथ क्लब मुझे अपने ऑनर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ये सुनकर तो ये चैन भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है कि एविल थॉट्स। फिर इस वेपन को पूरा एग्जामिन करने के बाद ये चैन बोलता है कि अपने पूरे लाइफ टाइम में जितना भी एविल थॉट्स को जमा किया था वो सारा इस वेपन में ही रह गया। मैं तो यही सोचकर हैरान हूँ कि इस वुल्फ टीथ क्लब का ओरिजिनल ऑनर कितना स्ट्रांग होगा जब वो जिंदा रहा होगा। गाइस यहाँ बता दूँ कि इस वेपन का नाम ही वुल्फ टीथ क्लब है। फिर ये चैन बोलता है कि ये वेपन ज़रूर बहुत स्ट्रांग होगा। फिर फैटी से पूछता है कि क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये ट्रू फायर से रिफाइन हो सकेगा। तो फैटी सुनकर बोलता है कि हाँ बिल्कुल। एविल थॉट्स जिस चीज़ से बिलोंग करता है वो है येन पावर, और जिस चीज़ से ये पावर डरता है वो है येन पावर, जो कि है ट्रू फायर, जो हेवन और अर्थ से पैदा हुआ है। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा ट्रू फायर इस वेपन को रिफाइन कर सकता है। इसी के साथ ये चन वहाँ पर बैठ जाता है और अपने फायर को रिलीज़ करके उस वेपन को रिफाइन करने का कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर फैटी बोलता है कि यही है वो ब्लडी ट्रू फायर, मुझे पूरा यकीन है कि ये रिफाइन कर लेगा। इसी के साथ दिखाया जाता है कि ट्रू फायर उस एविल थॉट्स को खुद में धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर फैटी बोलता है कि सी, जैसा मैंने कहा था। फिर ये चन फैटी से बोलता है कि ये एविल थॉट्स बहुत स्ट्रांग है, मुझे कुछ समय लगेगा। तो फैटी बोलता है कि इट्स ओके, मेरे पास बहुत समय है। इसी के साथ फैटी बताता है कि उसका नाम बियर 2 है, जिसे सुनकर ये चन कंफ्यूज होकर पूछता है कि बियर 2। तो फैटी हंसते हुए बोलता है कि मैं अपने फैमिली में सेकंड ओल्डेस्ट हूँ, इसलिए मेरा नाम बियर 2 है। तो ये चन पूछता है कि फिर तुम्हारे बिग ब्रदर का नाम। तो फैटी बोलता है कि बिग बियर। ये सुनकर ये चन बोलता है कि तब तो तुम्हारे यंगर ब्रदर का नाम बियर 3 होगा, है ना। तो फैटी हंसते हुए बोलता है कि मेरा कोई यंगर ब्रदर ही नहीं है। इसी के साथ वेपन से सारा एविल थॉट्स ऑलमोस्ट निकल जाता है, जिसे देखकर फैटी एक्साइटेड होकर चिल्लाने लगता है कि इट्स देयर, इट्स देयर, बस हो ही गया। फिर कुछ देर के बाद वेपन कम्प्लीटली रिफाइन हो जाता है और उसमें से सारा एविल थॉट्स निकल जाता है। इसी के साथ फैटी खुश हो जाता है और वेपन को हाथ में लेते हुए बोलता है कि सी, इट्स डन, नॉट बैड। फिर फैटी अपने वेपन को ऑर्डर देता है कि अपने साइज को बड़ा करो। इसी के साथ उसका वेपन बहुत बड़ा हो जाता है, जिसे होल्ड करते देख ये चन बोलता है कि जब तुम इसे स्विंग करते हो तो ये किसी चमगादड़ की तरह दिखता है। सिर्फ कुछ ही लोग होंगे जो इस वेपन के अटैक को झेल पाएंगे। इससे फैटी खुश होकर बोलता है कि आज ये मास्टर बहुत अच्छे मूड में है, चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक खरीदता हूँ। फिर ये चन मुंह बनाते हुए फैटी से बोलता है कि तुम मुझे पेमेंट नहीं करने की सोच रहे हो, क्यों, है ना। फिर फैटी उससे बोलता है कि हम दोनों ने इसे मिलकर पूरा किया है, तुमने तो पैसे की बात करके मुझे हर्ट ही कर दिया। फिर ये चन को गले से लगाकर बोलता है कि तुम्हारे पास ट्रू फायर है, क्या तुम मेरे साथ कोई बड़ा डील नहीं करना चाहते। तो ये चन मुंह बनाकर बोलता है कि चुपचाप मेरा पेमेंट करो। फिर फैटी बोलता है कि क्या तुम्हारे पास स्नो जेड ऑर्किड की कमी नहीं है। जो एल्डर स्पिरिट ग्रास गार्डन को गार्ड करते हैं वो मेरे अंकल हैं। ये सुनकर तो ये चन काफ़ी शॉक हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और स्पिरिट ग्रास गार्डन को दिखाया जाता है, जहाँ ये चन थोड़ा कंफ्यूज होकर फैटी से पूछता है कि क्या ये काम करेगा। तो फैटी बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल काम करेगा, बस मेरे साथ चलते रहो। तभी इन दोनों को घर से किसी की हंसने की आवाज़ आने लगता है, जिसे सुनकर ये चन बोलता है कि तुम्हारे अंकल तो काफ़ी मेहनती हैं। पर फैटी बोलता है कि लेकिन ये आवाज़ तो मेरी आंट का नहीं है। इसी के साथ फैटी घर के पास चला जाता है और अपने अंकल को बुलाने लगता है। फैटी का आवाज़ सुनकर उसके अंकल किसी को बोलते हैं कि जल्दी से कपड़े पहनो। फिर वो चोर की तरह दरवाज़ा खोलकर बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि ये तो फैटी बियर 2 है। फिर खुश हो जाते हैं
और दरवाज़ा को पूरा खोल देते हैं, जहाँ फैटी के अंकल और एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर फैटी काफ़ी शॉक हो गया। फिर उसके अंकल बोलते हैं कि बेबी तुम पहले जाओ, मैं आता हूँ। फिर जब वो लड़की फैटी के सामने से गुजर रही होती है तो फैटी उससे बोलता है कि लिसनर, तुम तो काफ़ी डेयरिंग हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अंकल तुम्हें मारेंगे? अब इस फैटी को क्या पता कि इसके अंकल इसे कैसे कैसे मारते हैं, लोल। फिर वो लड़की बोलती है कि मेरे मास्टर कहीं घूमने गए हैं, ओनली गॉड नोज़ कि वो कब वापस आएंगे, इसलिए अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी साथी को ढूंढना पड़ा। फिर वो लड़की येचन के पास से जाते हुए उसे आंख मार देती है। फिर एक लड़का आता है वहाँ, जिससे फैटी पूछता है कि क्या मेरे अंकल कहीं घूमने गए हैं? तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, हाफ मंथ पहले ही यहाँ से गए हैं। गाइस, यहाँ पर बता दूँ कि फैटी के अंकल यहाँ पर नहीं है, बट यहाँ पर जो इस वक्त गार्ड कर रहा है उसे भी फैटी अंकल ही बुला रहा है, बस ये क्लोज वाला अंकल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर फैटी सोचता है कि अब जब अंकल यहाँ पर नहीं है तब तो काम काफ़ी आसान हो गया। ये सोचकर तो वो खुश हो जाता है। इसी के साथ वो अपना वेपन को निकाल लेता है और ज़ोर से उस लड़के के फेस पर मार देता है, जिससे वो लड़का तो फेंकाते हुए बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर येचन कंफ्यूज हो जाता है और फैटी से पूछता है कि क्या इस तरह तुम्हारा प्लान है स्पिरिट ग्रास लेने का? फिर फैटी बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे हम चुराए या ले लें, जब तक हमें स्पिरिट ग्रास मिल रहा है तब तक सब ठीक है। अगर किसी को ब्लेम ही करना होगा किसी को, तो वो अंकल को करेगा या तो मुझे, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि हम ज़्यादा स्पिरिट ग्रास ना ले लें। अगर ज़्यादा लेंगे तो किसी को शक हो सकता है। फिर येचन बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम किसी लुटेरे के जहाज़ पर चढ़ गए हैं। फिर फैटी बोलता है कि इस कचड़े लड़के को अपने साथ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो यहाँ से। फिर जैसे ही ये गार्डन के अंदर पहुँचता है तो शॉक हो जाता है, उसका आँख ही बाहर आने लगता है और बोलता है कि अगर मैं पीछे वाले माउंटेन को पूरा उलट भी दूँ तब भी मुश्किल होगा आइस जेड ऑर्किड को ढूंढना, पर यहाँ तो बहुत सारे हैं। अगर इतने सारे स्नो जेड ऑर्किड को स्पिरिचुअल लिक्विड में रिफ़ाइन किया जाए तो हम तो रिच ही हो जाएंगे। फिर फैटी दौड़ते हुए बोलता है कि वहाँ पर गधे की तरह खड़े मत रहो, यहाँ जल्दी आओ और तोड़ो इन्हें। येचन भी ये सुनकर तेज़ी से दौड़ते हुए वहाँ जाने लगता है और बोलता है कि हाँ, आई एम कमिंग। इसी के साथ वो लोग बैग भर भर के स्नो जेड ऑर्किड तोड़ने लगते हैं। फिर फैटी बोलता है कि एक ही जगह से मत तोड़ो, तो येचन बोलता है हाँ मुझे पता है। फिर फैटी बोलता है तुम बोल रहे हो कि तुम्हें पता है, फिर भी तुम वहीं से तोड़ रहे हो जिसे तुम ऑलरेडी ऑलमोस्ट टकला कर दिए हो। इसी के साथ इन दोनों का चोरी करने का प्रोग्राम ख़त्म होता है। फिर दिखाया जाता है कि इन दोनों ने इतना बड़ा वाला बैग भरा है जिसमें ये दोनों खुद भी किडनैप हो सकते हैं। फिर फैटी बोलता है कि चलो हो गया सब, अब निकलते हैं यहाँ से। ये सुन येचन भी हाँ में जवाब देता है। फिर वो दोनों जल्दी से अपना अपना हिस्सा रखता है। फिर फैटी बोलता है कि मेरा आँख फड़क रहा है, लगता है हम पिटने वाले हैं। फिर अचानक ही येचन का फायर उसके बॉडी से निकलने लगता है, जो कि इंडिकेट करता है कि आसपास कहीं पर कोई खास ट्रेजर है। अपने फायर को निकलता देख येचन भी शॉक हो जाता है और आगे का सोचने लगता है। तभी फैटी बोलता है कि क्या सोच रहे हो, चलो जल्दी से। फिर येचन भी बोलता है कि हाँ आ रहा हूँ। ये दोनों वहाँ से निकलते इससे पहले ही इस गार्डन को गार्ड करने वाला फैटी का अंकल उड़ता हुआ आ जाता है, जिसे देख फैटी डर जाता है और बोलता है कि डैम, मेरे अंकल वापस आ गए, सच अ बैड लक, इनको भी आज ही टाइम मिला था वापस आने के लिए। फिर क्यूट सा फेस बनाकर फैटी बोलता है कि अंकल आप आ गए। फिर जब अंकल फैटी को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि बियर टू, तुम रात के इस समय मेरे स्पिरिट ग्रास गार्डन में क्या कर रहे हो? फिर फैटी डरते हुए झूठ बोलता है कि कुछ नहीं, वो मेरे पापा दोबारा से एक यंग वुमेन से शादी करने वाले हैं, तो मैं उसी का इनविटेशन देने आया हूँ। ये बात सुनकर तो अंकल का दिमाग ही बौखला गया और चिढ़ते हुए तुरंत ही वहाँ से उड़ते हुए फैटी के घर जाने लगते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जियोंग दहाई,
क्या तुम अपनी ज़िंदगी से थक चुके हो? फिर फैटी ये चैन को इस तरह से कंफ्यूज होता देख पूछता है कि क्या हुआ? तो ये चैन बोलता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा कि तुम्हारे अंकल तुम्हारे पास वापस आएंगे? तो फैटी बोलता है कि कोई बात नहीं, हम डेली ही पिटते हैं। लोल, ये फैटी तो मुझे कुछ ज़्यादा ही हंसा रहा है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म। तो कल फिर मिलते हैं इसके आगे के चैप्टर में। तो साथ बने रहिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं फिर।